हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है सातवाहन वंश। ये इतिहास की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसको दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और ये दक्षिण भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य पूर्व भारत में एक एकीकृत संस्था थी और इसको एकीकृत संस्था होने के कारण पूर्व भारत में साम्राज्य स्थापित किया था जो मौर्य साम्राज्य था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक क्षेत्रीय वंश का उदय हुआ और क्षेत्रीय वंश में एक वंश जो है सातवाहन वंश, वो दक्षिण भारत में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल किया और ये साम्राज्य विस्तार में इसकी अहम योगदान रही। तो दक्षिण भारत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक पूर्वी भारत में ही हम लोग सीमित थे। लेकिन ऐसे एक क्षेत्रीय वंश का उदय हुआ और क्षेत्रीय वंश के साथ साथ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिए दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में ये ऐसा पहली शासक था, पहले साम्राज्य की स्थापना किए, जिसका नाम है सातवाहन वंश। चलिए हम लोग सातवाहन वंश को अच्छे से जानेंगे और इसका दो तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका, वो हम जानेंगे। इसकी क्या व्यवस्था थी, किस लिए इसको जाना गया। एक महान साम्राज्य ही नहीं स्थापित हुए, बल्कि और भी कई तरीके इसके जानने का है, कई इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू में बता देते हैं थोड़ा सा। एक तो ये था कि इन्होंने जो सातवाहन वंश है दक्षिण में क्या किए, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किए। वो आज कहाँ है, तो अब वो आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। और दूसरी बात, ये दक्षिण में स्थापित हुए। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसको पोटीन का सिक्का बोल देते हैं। और वो पोटीन का सिक्का क्या होता था, तो कासा मतलब कॉपर, जिंक और सीसा, ये तीन धातु के बने हुए थे, उसको पोटीन का सिक्का बोला जाता था। और ये तीसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने क्या किए थे, दक्षिण भारत में एक सामंती व्यवस्था स्थापित हो गई। सामंतों का मतलब ये होता है कि हम लोग भूमि दान में दिए हैं, उसका यूज करिए और हमको क्या धन या जो भी है उससे राशि आ रहा है उसको दीजिए। ये सामंती व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। और ये ब्राह्मणों को, ये चौथा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि चौथा इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यहाँ ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की व्यवस्था की गई। अभी तक भूमि दान में नहीं दी जाती थी और अभी तक ऐसे दिया जाता था कि आप यूज करिए, हमको जो राशि हो वो दे दीजिए, फिर ज़मीन सरकारी ही रहेगी, मतलब ज़मीन वो सरकार का ही होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई, सामंती व्यवस्था स्टार्ट हुआ। चलिए, तो हम इसको पढ़ने के पहले इतना रिव्यू बताएं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, कौन सा शासक हुए, कौन सम्राट महान साम्राज्य स्थापित किए और दक्षिण भारत में कैसे इसका उद्गम हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, जो कण्व को हराकर स्थापित किए थे। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, याद रखिएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक एक सम्राट थे, वो सिमुक थे। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सातवाहन वंश का क्या है, सातवाहन वंश का ईस्वी कितना से कितना ईस्वी तक है वो ध्यान रखिएगा। तो ईस्वी 30 ईसा पूर्व से लेके 250 ईसा पूर्व, 250 ईस्वी तक है, ईसा पूर्व नहीं, 30 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी तक। ये माइंड में डाल लीजिए, क्या है, 30 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी तक कौन था, सातवाहन वंश। याद हुआ, 30 ईसा पूर्व, याद रखिए, माइंड इट। 30 ईसा पूर्व से ईस्वी में चला आता है, इसी वर्ष, इसी का शासन जो था ना, ईस्वी से ईसा पूर्व से ईस्वी तक चला जाता है। तो 30 और इधर 250, 30 ईस्वी पूर्व से लेके 250 ईस्वी पूर्व तक, 250 ईस्वी तक, सॉरी 230 ईसा पूर्व है, 30 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी तक, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर समझिएगा। तो 30 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी तक कौन था, तो सातवाहन वंश का साम्राज्य था। और ये ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व मतलब ये देखिए, जैसे ये हुआ क्राइस्ट का जन्म हुआ, तब बिफोर ये इनके जन्म के इतना, जैसे हम लोग बोलने का मतलब है 30 ईसा पूर्व, मतलब क्राइस्ट के जन्म के 30 ईस्वी पहले
30 ईस्वी पहले, ये हुआ ईसा पूर्व। और क्राइस्ट के जन्म के क्या 250 ईस्वी बाद, मतलब क्राइस्ट के जन्म के उतना दिन बाद, तो वो है ईसा पूर्व और ईस्वी। क्राइस्ट को ही ये लिया गया है, क्राइस्ट को ही मूल केंद्र माना गया है। क्राइस्ट ही एक पॉइंट है। जैसे क्राइस्ट के जन्म के 30 ईसा पूर्व, तो 30 ईसा पूर्व होगा, और क्राइस्ट के जन्म के जितना दिन बाद तो ईस्वी होता है। तो क्राइस्ट को एक भौतिक केंद्र माना गया है, और ये इसके पूर्व, मतलब क्राइस्ट के जन्म के जितना पहले हुआ ईसा पूर्व कहलाएगा, और क्राइस्ट के जितना दिन बाद कहलाएगा वो ईस्वी कहलाएगा। तो ये सातवाहन वंश था क्या है, तो 30 ईसा पूर्व से लेके कहाँ तक, 250 ईस्वी तक है, ध्यान रखिएगा, माइंड इट पहला। आगे देखते हैं इसका संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हैं, तो सीमुख हैं। एक राजा थे सीमुख, वो कहलाते हैं सातवाहन वंश के संस्थापक। सीमुख सातवाहनों का साम्राज्य विस्तार अभी बता दिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जो अभी 3 राज्यों में पड़ता है। दक्षिण भारत की कहानी है, इसी को सातवाहन वंश बोलते हैं। हम लोग इंडिकेट कर देते हैं मैप में, ये है, यहाँ सातवाहन वंश कहलाता है। ये सातवाहन वंश है दक्षिण में। चलिए हम लोग जानते हैं। उसके बाद दक्कन और मध्य भाग के मौर्य के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। हम लोग अभी बताया गया कि पूर्व में, अभी तक मौर्य साम्राज्य क्या था, पूर्व में एक अधिकृत साम्राज्य की स्थापना किए थे। मौर्य की तुलना मतलब प्राचीन इतिहास में नहीं की जा सकती है। गुप्त के पहले जो प्राचीन इतिहास है उसको मौर्य का एक अलग स्थान है। उन्होंने एक केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की और पूरे भारत में उनका शासन स्थापित हो गया था। तो मौर्य के बाद एक जो दक्षिण में उदय हुआ वो महान साम्राज्य हुए, कौन, मौर्य साम्राज्य यहाँ तक था, और एक दक्षिण में क्षेत्रीय वंश का उदय हुआ, कौन था, तो वो सातवाहन। चलिए सातवाहन की कहानी को हम अच्छे से जानेंगे और जानेंगे कि कौन ऐसे साम्राज्य थे जो क्षेत्रीय वंश होते हुए इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दिए। तो हम लोग जानते हैं, पहला तो याद हो गया कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सीमुख थे। आगे बढ़ते हैं, ये भी जान गए कि कौन थे, तो 3 वंश, इसमें 3 स्टेट अभी पड़ता है। 3 स्टेट पड़ता है, कौन कौन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उसके बाद हम लोग जानते हैं आगे दक्कन और मध्य भाग के मौर्य साम्राज्य के जो शासक हुए, कण्व और शुंग, उत्तराधिकारी सातवाहन जो हुए, सातवाहनों का आंध्र कहा गया है। ये क्या थे, दक्कन और मध्य भाग के मौर्य के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। अभी बोले ना कि पूर्व के बाद दक्षिण में जो सातवाहन वंश का उदय हुआ, उनके उत्तराधिकार, मौर्य के उत्तराधिकार के रूप में इनको जाना जाता है, सातवाहन को। ऐसे ही इनके पहले क्या क्या था, हर्यक, मशुक, याद रखिएगा, ये तरीका है याद करने का। पहले हर्यक आया, फिर मौर्य आया, फिर शुंग आया, फिर कण्व आया, उसके बाद सातवाहन है। शुंग और कण्व के बाद जो सातवाहन हुए, शुंग, पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश के शुंग और कण्व, जो हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, शुंग और कण्व वंश मौर्य के उत्तराधिकार जो हुए, उनके शुंग और कण्व वंश के बाद जो दक्षिण भारत का उदय हुआ, दक्षिण भारत में एक साम्राज्य हुए, वो हुए सातवाहन वंश। सातवाहन ये पढ़ना है अभी। तो शुंग और कण्व, मौर्य के उत्तराधिकार शुंग वंश और कण्व वंश के उत्तराधिकार के रूप में सातवाहन वंश का उदय हुआ। तो हम लोग आगे जानते हैं, जैसे कण्व के बाद पूछे कि सबसे पहले कौन था, तो हर्यक, हर्यक के बाद शुंग, हसन, मशुक, जो हर्यक, शुंग, कण्व, मौर्य, उसके बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो चलिए देखते हैं आगे। सातवाहन अभिलेख में आंध्र नाम कहीं नहीं मिलता है। इनको बोला गया है कि पुराणों में सातवाहन वंश को क्या बोला गया है, तो आंध्र नाम बोला गया था। ध्यान रखिएगा, पुराणों में आंध्र नाम, मतलब आंध्र प्रदेश में था, तो पुराणों में इनको क्या नाम मिलता है, तो आंध्र नाम मिलता है, आंध्र नाम मिलता है।
और सातवाहन अभिलेख में, पुराण में तो नाम है आंध्र मिलता है, लेकिन सातवाहन अभिलेख जो है कहीं जैसे पाया में है, गुहा में मतलब गुफा में है, या स्तंभ में है, शिलालेख में है, पत्थर में, ये कहीं नहीं मिलता है कि आंध्र प्रदेश में जो एक वंश की स्थापना हुआ था उनका आंध्र नाम था, कहीं नहीं। लेकिन हाँ, पुराणों में मिलता है कि इनका नाम क्या था, तो आंध्र था। सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। अब पुराण में मिलता है कि नहीं, इस प्रदेश में एक वंश की स्थापना हुआ था, उनको आंध्र बोला जाता था। उसके बाद कितने वर्षों तक आंध्र जो था, सातवाहन वंश जो थे कितने वर्षों तक शासन किए, तो लगभग 300 वर्षों तक। याद रखिएगा, अभी पढ़े थे ना कि सातवाहन वंश का ईस्वी कितना है, 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक, मतलब लगभग सातवाहन वंश कितने वर्षों तक शासन किए, तो 300 वर्ष तक शासन किए। सातवाहनों का सबसे पुराना अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के था, मतलब ये पहली सदी से स्टार्ट हुआ। अभी बदलना कि यहाँ ईस्वी ईसा पूर्व से ईस्वी तक हो जाता है, ईसा पूर्व से ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहली सदी तक इनको क्या बोला जाता है, सातवाहनों में सबसे पुराने अभिलेख में इसे ईसा पूर्व पहली शताब्दी की कहानी मिलती है। मतलब सातवाहन का सबसे जो पुराना अभिलेख है, जो कहीं पत्थर पर से प्राप्त हुए हैं, उनको पहली सदी का कहानी इससे क्या मिलता है, सातवाहनों का कहानी मिलता है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, पैठान थी। इसको अभी वर्तमान में प्रतिष्ठान बोला जाता है, पैठान बोला जाता है या प्रतिष्ठान बोला जाता है। और इनकी भाषा प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि थी। ये हुआ सातवाहन वंश का परिचय। चलिए हम लोग अच्छे से जानते हैं। एक तो हम लोग पढ़ लिए कि ईस्वी इसका कितना हुआ, तो 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक। उसके बाद इनका राज क्या हुआ, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और कहाँ, आंध्र प्रदेश, ये इनका राज हुआ। दक्षिण में स्थापित हुई और किनके बाद स्थापित हुए, तो शुंग और कण्व के बाद एक दक्षिण में क्षेत्रीय वंश का उदय हुआ, वो है सातवाहन वंश, और दक्षिण में ये महत्वपूर्ण साम्राज्य की स्थापना किए। उसके बाद इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी पैठान थी, जो कहाँ है, प्रतिष्ठान अभी बोला जाता है। और इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि थी। बोलने का भाषा क्या था, तो प्राकृत था, लिखने के लिए क्या था, तो ब्राह्मणी थी। चलिए अब इसको बारे में जानते हैं। कौन संस्थापक थे, तो कण्व वंश के बाद सिमुक वंश जो हुए वो सिमुक हुए। इनका कब हुआ, तो 60 ईस्वी से 37 ईसा पूर्व तक। इनका संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। ईस्वी क्या था, तो 60 ईसा पूर्व से लेके 37 ईसा पूर्व तक। 60 से 60 ऐसे याद रखिएगा, 60 से 60, लेकिन 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक था। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाले प्रथम शासक कौन थे, सिमुक थे। पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग एवं कण्व सत्ता को समाप्त किया, परंतु इस बात का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सिमुक कण्व वंश का शासन कर रहा था। सिमुक जो था कण्व वंश पर शासन कर रहे थे या उनको हराकर किए थे, ये अभी प्रमाण नहीं मिले हैं। सिर्फ जानिए कि सिमुक संस्थापक थे, कण्व वंश को हराकर ये किए थे, ये प्रमाण नहीं मिला, तो उपलब्ध नहीं है कि ये उनको हराकर किए थे। तो पुराणों के अनुसार सिमुक का कुछ नहीं माना जाता है कि इनके संस्थापक थे, सिर्फ जाना जाता है कि ये संस्थापक थे। किनको हराकर किए थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कण्व को हराकर ये किए थे। चलिए सिमुक कौन है, तो सिमुक का कब हुआ, तो सिमुक 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक ये संस्थापक माने जाते हैं। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो पैठान थी, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मणी था। उसके बाद कृष्ण सेकेंड शासक कौन हुए, अगले अब बढ़ते हैं। सेकेंड शासक कौन हुए, तो कृष्ण हुए। वो 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ये कौन है, तो हम लोग सिमुक के बाद उनका भाई कृष्ण, जो कान्हा के नाम से जानते हैं, वो कान्हा नहीं जो कृष्ण भगवान कहलाते हैं, ये भी कान्हा के रूप में पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि वही कृष्ण थे, लेकिन शासक बने। तो सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण, कान्हा बोला जाता है, वो शासक। पुराणों के अनुसार उन्हें कितने वर्षों तक शासन किए, तो 18 वर्षों तक शासन किए। पुराणों के अनुसार बोला जाता 18 वर्ष, लेकिन यहाँ क्या है, 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, तो 18 वर्षों तक। परंतु ज्ञात होता है कि 10 वर्ष, 37 वर्ष से 27 वर्ष कितना हुआ, 10 वर्ष तक ही शासन किए। सातवाहनों शक्ति का विस्तार है। नासिक अभिलेख में इनका नाम मिलता है। इसे शासनकाल में किसी भी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में गुफा का निर्माण करवाया था। जो हाल जो थे ये कृष्ण, इनके भाई थे। सिमुक का भाई कौन थे, कृष्ण। सिमुक का भाई कौन थे, कृष्ण थे, और उनको कान्हा बोला जाता था। और
ये कितने वर्षों तक शासन किए? 10 वर्षों तक। कब से कब तक? 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। सिमुक कब थे? तो 60 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेके 37 ईसा पूर्व तक। 60 सातवाहन, ऐसे याद रखिएगा, सातवाहन तो 60। सातवाहन कब से स्टार्ट हुआ? तो 60। यहाँ सातवाहन वंश को हम लोग मानते हैं कब से कब तक? 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक लगभग। लेकिन स्टार्ट कहाँ होता है? तो सिमुक स्थापना कर दिए थे वो। सिमुक स्थापना मतलब ये कब तक रहे थे? तो सिमुक ये 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक रहे थे। हम लोग मानते हैं कि वंश का स्थापना कब हुआ? तो सातवाहन वंश जो सिमुक थे 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक रहे थे। तो ये स्टार्ट सातवाहन का कब हुआ? तो याद रखना है 30 ईसा पूर्व से 250। मतलब ये शासन के इतना दिन जीवित से इतना से इतना तक मृत्यु हुआ, लेकिन वंश कब हुआ? स्थापना हुआ सातवाहन का हुआ होगा 30 ईस्वी पूर्व से कब तक? 37 ईसा पूर्व तक। तो ये 30 ईस्वी पूर्व से 37, 7 वर्ष ये रहे, 10 वर्ष ये। अब कृष्ण के बारे में सेकंड शासक कौन हुए? तो कृष्ण हुए। कब से कब तक? 37 से 27 ईसा पूर्व तक। और ये इनके बारे में कहा जाता है कि नासिक अभिलेख, जो नासिक अभिलेख है, नासिक का शिलालेख है, एक पत्थर पर लिखा हुआ है नासिक में कि इसमें एक क्या थे? एक उच्च पदाधिकारी आए थे और वो एक क्या गुफा का निर्माण करवाए थे। वो दक्षिण भारत में है। वो एक नासिक शिलालेख से पता चलता है। इनका नाना घाट और नासिक शिलालेख, 2-3 शिलालेख है जिससे दक्षिण भारत की कहानी का पता चलता है। एक नाना घाट अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख, और दूसरा नासिक अभिलेख, नासिक का शिलालेख है, नासिक का शिलालेख। नासिक का शिलालेख और नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि दक्षिण भारत में एक सातवाहन वंश का उदय हुआ था। वो आगे जानेंगे। इसके बाद हम लोग देख लिए कृष्ण है। कृष्ण कब से कब तक? तो दूसरा शासक था जो किनका भाई थे? सिमुक का भाई हैं। और कब से कब तक? तो 37 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। कौन थे? तो नासिक शिलालेख में इनका नाम क्या मिलता है? इनका नाम नासिक शिलालेख में इनका नाम मिलता है, मतलब कृष्ण का नाम मिलता है। और ये इनके बारे में कहा जाता है कि इनके शासक काल में कुछ पदाधिकारी आए थे और एक गुफा का निर्माण करवाए थे। चलिए, ये हुआ सेकेंड सम्राट। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड में सतकर्णी प्रथम। ये क्या थे? तो सातवाहनों का अगला शासक सतकर्णी प्रथम थे। वो सिमुक का पुत्र या भतीजा था। पुत्र नहीं था, भतीजा थे। ये कृष्ण के पुत्र थे। कृष्ण के पुत्र थे। कृष्ण का पुत्र कौन थे? एक महान शासक थे, उनको सतकर्णी प्रथम बोला जाता। कब से कब तक? तो 27 ईसा पूर्व, 27 ईसा पूर्व से लेके 17 ईसा पूर्व तक। ये भी 10 वर्ष तक। कृष्ण भी 10 वर्ष तक, ये भी 10 वर्ष। सतकर्णी प्रथम कब से कब तक? तो 27 ईसा पूर्व से लेके 17 ईसा पूर्व तक। सातवाहनों का कौन शासक? तीसरा शासक नहीं है, ये हम लोग इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो सातवाहनों का अगला शासक कौन थे? तो सतकर्णी प्रथम थे। वह सिमुक का पुत्र था। सिमुक का पुत्र था। सिमुक का पुत्र नहीं, भतीजा था। मतलब ये कृष्ण के पुत्र थे। सतकर्णी प्रथम कौन थे? तो कृष्ण के पुत्र थे। मतलब क्या हुआ? सिमुक का भतीजा हुए। ऐसे देखिए, सिमुक कौन थे? तो सिमुक संस्थापक हुए। सिमुक का भाई कौन हुए? तो सिमुक का भाई कृष्ण हुए। और ये कृष्ण के पुत्र हुए तो कौन हुए? ये सतकर्णी प्रथम। तो ये सिमुक का क्या है? भतीजा है। तो भतीजा है। इसके नाम में उल्लेख सातवाहन अभिलेखों में और पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी में इनका मिलता है। एक इतिहासकार है, एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी में इनका जिक्र है नाम में। तो समझ गए। ये जो अगला शासक हुए मतलब कौन? सिमुक के बाद कृष्ण के बाद सतकर्णी प्रथम। उनका कहा अगला शासक वो थे जो सिमुक का भतीजा थे। और इनके बाद सातवाहन अभिलेख में भी इनका नाम मिलता है और पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी में भी इनका नाम मिलता है। ये सतकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सम्राट थे। ध्यान रखिएगा, सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी नाम ही है सतकर्णी प्रथम। तो सातवाहन वंश के थे। कब से कब तक थे? तो 27 ईसा पूर्व से। सतकर्णी से याद ही रखिएगा कब से कब तक है? तो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। 27 ईसा पूर्व से लेके 17 ईसा पूर्व तक। और वो
कौन थे? तो सिम्मक का भतीजा थे। और ये सतकर्णी की उपाधि धारण करने वाला कौन थे? पहला शासक सतकर्णी की उपाधि। 10 वर्षों के शासनकाल, ये भी 10 वर्ष तक। तीसरा शासक जो थे ये भी 10 वर्षों तक शासन किए थे। दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठे थे। दक्षिणापथ बोला जाता था। ये 10 वर्षों के शासनकाल में 10 वर्ष तक शासन किए थे और दक्षिण में ये दक्षिणापथ का शक्तिशाली राजा बन बैठे थे। और पूछे कि सतकर्णी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम सम्राट कौन था? तो सतकर्णी प्रथम था। सतकर्णी 7 से याद रखिए, 7 दोनों में है, 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। उसके बाद सातवाहन वंश का पहला प्रतापी शासक सतकर्णी प्रथम था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। राजसूय यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञ याद रखिएगा। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है और राजसूय यज्ञ क्या होता है? तो अश्वमेध यज्ञ, एक राजा जो पहले रहते थे वो अपने घोड़े को छोड़ते थे और जितना दूर तक वो क्षेत्र को जितना कवर करता था वो राज्य इनका हो गया, मतलब सम्राट का हो गया, राजा का हो गया, तो वो अश्वमेध यज्ञ कहलाया। और राजसूय यज्ञ तो राजाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता था यज्ञ, वो राजसूय यज्ञ कहलाता था। तो 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ की उपाधि भी दिए थे। पहला तो सतकर्णी का उपाधि धारण किए थे और दूसरा दक्षिणापथ का भी यही पहला उपाधि धारण किए थे, दक्षिणाधिपति का। उसके बाद मालवा शैली में गोल मुद्राएं भी जारी किए थे। ये ध्यान रखिएगा। प्रथम सातवाहन शासक कौन था? तो सतकर्णी प्रथम था। कब से कब तक थे? तो 27 ईसा पूर्व से लेके 17 ईसा पूर्व, 27 से 17 सतकर्णी प्रथम था। और वो कब था? तो सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण किए थे। दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण किए थे। और ये गोल मालवा शैली में, गोल मालवा शैली मतलब मध्य प्रदेश में है, तो मालव शैली में गोल मुद्राएं जारी की थी। सतकर्णी के सिक्कों को श्री 7 का उल्लेख प्राप्त है। और इसमें उनमें जो मुद्राएं जारी किए थे मालव शैली में, क्या किए थे? तो गोल मुद्रा जारी किए थे। गोल मुद्रा जारी किए थे मतलब सिक्का जारी किए थे। और क्या था? श्री 7 का उल्लेख है। और इसमें गोल मुद्राओं में क्या है? श्री 7 का उल्लेख है। तो सतकर्णी प्रथम कब? तो 27 ईस्वी से 17 ईस्वी तक और श्री 7 का उल्लेख है। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह कर लिया। और राजा जो नायनिका के अभिलाष सतकर्णी के कार्यों पर प्रकाश डाला। सतकर्णी प्रथम ने मालव शैली को गोल मुद्राएं, अपने पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का भी प्रचलन किया। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, सतकर्णी प्रथम तो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किए? तो सतकर्णी का उपाधि धारण किए। दक्षिणाधिपति का ये किए, मतलब उपाधि धारण किए दक्षिणाधिपति का। और दूसरा ये गोल मुद्राएं जारी की। और तीसरा नायनिका से विवाह किए। और नायनिका क्या थे? नायनिका के नाम पर, अपने पत्नी के नाम पर एक रजत मुद्राएं का प्रचलन करवाए थे। रजत मुद्रा मतलब चांदी का सिक्का का प्रचलन करवाए थे। मालव शैली में गोल मुद्राएं जारी किए थे। ध्यान रखिएगा। गोल मुद्राएं पूछे कौन सातवाहन शासक चालू किए थे? तो कौन चालू किए थे? तो सतकर्णी प्रथम। और रजत के नाम के पत्नी के नाम से सिक्का कौन चलवाए थे? तो सतकर्णी प्रथम। नायनिका किनकी पत्नी थी? तो सतकर्णी प्रथम। उसके बाद हाल जानते होंगे, एक लेखक थे और ये सातवाहन वंश के शासक थे। ये मतलब जानकर आश्चर्य नहीं है होगा कि ये गाथा सप्तशती जो इस वंश का क्या थे? हाल जो थे 17वां शासक थे, 20 से 24 ईस्वी पूर्व तक। समझिए 27 से 17 तक ये थे। उसके बाद 20 से 24 ईसा पूर्व तक ये 17वां शासक थे, हाल थे। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें उनकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। गाथा सप्तशती के ये कौन थे? लेखक कौन थे? तो हाल थे। हाल का एक गुंढाई भी है और ये गाथा सप्तशती एक किताब है, याद रखिए, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती के ये कौन थे? हाल थे। और ये राजा थे, ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश के एक राजा थे हाल। कब से कब तक संस्थापक थे? तो 20 ईसा पूर्व से लेके 24 ईसा पूर्व तक। वो 17वां शासक थे। हाल 17वां शासक, 20 से 24 ईसा पूर्व तक। अब प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती का लिखा हुआ एक किताब है, नामक पुस्तक लिखे थे। और इसमें इनकी प्रेम गाथा का वर्णन है। इनकी प्रेम गाथा का वर्णन। हाल तो 17वां शासक थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता थे। इसके काल में ही गुंढाई ने
अभी जो बताया, गुंडाई एक लेखक हैं, उन्होंने बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना किए थे। काव्य तंत्र के अनुसार सबवर्मन इसके दरबार में रहते थे। सबवर्मन कौन थे? एक लेखक थे। वो कहाँ रहते थे? तो इनके दरबार में रहते थे, हाल के दरबार में रहते थे। और ये ध्यान रखिएगा, गुंडाएं जो बृहत कथा कोश लिखे हैं, बृहत कथा कोश लिखे हैं, किनके दरबार में रहते थे? हाल के दरबार में रहते थे। हाल एक क्या है? हाल एक राजा हैं जो 20 ईस्वी से 24 ईसा पूर्व, 20 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व तक शासन किए। और ये इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना किए, हाल किए थे। और इसके बाद कवि विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, क्योंकि खुद कवि थे तो लगता था कि कवि और विद्वानों के संरक्षक थे। और इनके गुंडाई ने बृहत कथा का जो लिखे हैं उनको भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। और एक सर्ववर्मन क्या थे? एक विद्वान थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। उसके बाद अगले शासक के बारे में बात करते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये देखिए, ये अब 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, ये माता के नाम पर इनको नाम पड़ता था। इन लोग को शासक का नाम क्या था? तो माता के नाम पर शासक का नाम पड़ता था। लेकिन ये क्या थे? मातृ सत्रात्मक नहीं था, पितृ सत्रात्मक था। क्यों पितृ सत्रात्मक था? क्योंकि पिता के मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बनते थे, ना कि माता या पुत्री बनती थी शासिका। तो ये मातृ सत्रात्मक, नहीं मारिएगा एग्जाम में कि ये मातृ सत्रात्मक थी। मातृ सत्रात्मक ये गलत है। क्या था? तो पितृ सत्रात्मक था। पितृ सत्रात्मक था। ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश कैसा साम्राज्य था? तो पितृ सत्रात्मक था। ध्यान से, ये माता के नाम पर नाम पड़ता था, लेकिन ये नहीं था, पिता के नाम पर था, क्योंकि पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र शासक बनता था। पितृ सत्रात्मक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो अगले शासक हैं, इनका क्या कितना है ईस्वी? तो 106 से 130 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक, माने क्राइस्ट के जन्म के बाद इनका शासन मतलब माना जाता है कि ईस्वी तक थे। 106 से 130 कौन है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी 106 से 130 ईस्वी तक। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन थे? सबसे महान शासक कौन है? तो सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। 106 से 130 ईस्वी तक गौतम पुत्र सतकर्णी। पूछे कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन थे? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। उसके बाद इस विजय की जानकारी गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। इनके विजय की जानकारी जो है नासिक में क्या है? पूछता है कि नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? ये नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतम बलश्री से संबंधित है नासिक अभिलेख। तो इनके जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, इनके विजय की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो नासिक अभिलेख से मिलता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नासिक जो अभिलेख है किस राजा से संबंधित है या किसकी जानकारी मिलती है? राजा से संबंधित गौतमी पुत्र सतकर्णी, लेकिन किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री के संबंधित है। नासिक अभिलेख में गौतम पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। माना जाता है कि ये इनके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीता था। ध्यान से रखिएगा, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे, इनका घोड़ा माना जाता है कि 3 समुद्र का पानी पीता था। और ये अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण किए थे। कौन ब्राह्मण? तो अद्वितीय ब्राह्मण कौन थे? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र, गौतम जी के पुत्र, ऐसे याद रहे, गौतमी पुत्र हैं तो सतकर्णी हुए। कौन हुए? तो अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण किए थे। इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। आगे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराए थे। बोले थे ना, यहाँ फिर आक्रमण भी चालू था। ये दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित किए थे, लेकिन आक्रमण भी चालू था। इंडो ग्रीक पहला यावन, इंडो ग्रीक जिसको बोलते हैं, इंडो ग्रीक फिर शाक, फिर पहलव, कुषाण शासक, ये उत्तर पूर्व से आक्रमण कर रहे थे। और इन्हीं के आक्रमण का ये मतलब क्या किए थे? विरोध भी करते थे, इनको हराते भी थे। तो याद रखिएगा, ये एक शासक थे। कौन है? दक्षिण भारत का एक शासक है, गौतम पुत्र
गौतमी पुत्र सतकर्णी वो शक शासक नहपान को हराए थे। ये दूसरा शासक जो दूसरा साम्राज्य स्थापित किए थे, शक किए थे, तो शक के शासक कौन थे? नहपान थे। उनको पराजित किया था कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। मालवा मतलब मध्य प्रदेश में। ये थोड़ा पहले बोले ना कि आंध्र सातवाहन कहाँ कहाँ थे, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कहाँ महाराष्ट्र में थे, लेकिन ये बाद में कहाँ मालवा में हुए। उत्तर में मालवा तक को भी जीते थे और दक्षिण में कर्नाटक तक फैले। गौतम पुत्र सतकर्णी बेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण किए थे और बेनकंटक नगर नासिक जिला में है उसकी स्थापना किए थे। याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं क्या थे? बेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण किए थे। बेनकंटक स्वामी और बेनकंटक नगर जो कहाँ है? नासिक जिला महाराष्ट्र में है, वो बेनकंटक नगर की स्थापना किए थे। कौन है? गौतम पुत्र सतकर्णी। फिर से एक बार देखते हैं। गौतम पुत्र सतकर्णी का 106 से 130 ईस्वी तक गौतम पुत्र सतकर्णी है, तो ईस्वी तक होगा 106 से 130। और वो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक थे। नाना घाट जो नासिक अभिलेख है, नाना घाट नहीं, नाना घाट अयोध्या में। यहाँ देखिए नासिक अभिलेख से क्या मिलता है, तो नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख से किनका प्रमाण मिलता है, तो इस गौतमी पुत्र सतकर्णी से मिलता है। इनके लिखने वाले कौन हैं, तो इनकी जानकारी गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। इस शासक के बारे में पूछता है कि नासिक अभिलेख किनसे संबंधित है, तो गौतमी बलश्री के नाम से संबंधित है। और नासिक अभिलेख में गौतम पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा, अद्वितीय ब्राह्मण तो सतकर्णी गौतमी पुत्र सतकर्णी है। उसके बाद ये शक शासक किनको हराए थे, तो नहपान को हराए थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था और ये बेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण किए थे। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। आगे ये देखिए विशिष्ट पुत्र पुलमावी, ये भी एक शासक थे दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का। ध्यान रखिए 130 से 154 तक ये जो थे 106 से 130 तक हुए। और एक अगला इंपॉर्टेंट जो शासक हुए वो हैं पुलमावी, विशिष्ट पुत्र पुलमावी। विशिष्ट पुत्र पुलमावी कब से कब तक? 130 से 154 तक। क्या थे? तो गौतम पुत्र सतकर्णी के पश्चात उसका पुत्र विशिष्ट पुत्र पुलमावी शासक थे। माने गौतम पुत्र सतकर्णी हुए, उसके बाद कौन शासक हुए, तो विशिष्ट पुत्र पुलमावी शासक हुए, जिसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट किनको का? आंध्र प्रदेश में थे तो आंध्र सम्राट, प्रथम आंध्र सम्राट किनको बोला जाता है? प्रथम आंध्र सम्राट, आंध्र सम्राट कौन है, तो वशिष्ठी पुत्र कौन है? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुए, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुए। ये आंध्र क्या कहलाते थे, तो वशिष्ठी पुत्र हैं, उनको आंध्र सम्राट भी बोला जाता है। आंध्र सम्राट बोलता है, आंध्र सम्राट। ध्यान से, आंध्र सम्राट विशिष्ट पुत्र पुलमावी 130 ईस्वी से 154 तक थे। 154 ईस्वी याद रखिएगा। विशिष्ट पुत्र विशिष्ट है तो 130 से 154 तक ईस्वी तक अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में, पहले ये था औरंगाबाद जिला, अब औरंगाबाद जिला कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। हाँ, पहले था आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में, गोदावरी नदी के किनारे पैठन में प्रतिष्ठान में स्थापित किया। अब ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान स्थापित किए थे। राजधानी पहले भी हम लोग कहाँ पाए हैं कि प्रतिष्ठान में थी। राजधानी पैठन, अभी का नाम प्रतिष्ठान है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया था। रुद्रदामन जो शासक थे वो भी क्या थे, शक शासक थे। फिर से अभी पढ़े, इंडो ग्रीक थे पहला शासक, फिर शक थे, फिर पहलाव थे, फिर कुषाण थे। लेकिन शक शासक उधर जो उत्तर पूर्व से आक्रमण कर रहे थे, शक शासक के ये रुद्रदामन एक शक शासक थे। नहपान जो हराए थे वो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। ये विशिष्ट पुत्र पुलमावी हैं, वे रुद्रदामन को 2 बार हराए थे। इसने बौद्ध धर्म को आज कालकीय और कार्ले का भिक्षु संघ कोराजक नामक ग्राम दान में दिए थे।
बोले थे ना, ये ब्राह्मणों को दान में देने की भूमि प्रथा जो स्टार्ट हुए थे वही स्टार्ट किए थे। कौन है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमामी। ये पर्सनली नहीं थे, इनके पहले भी दान में दिए थे, लेकिन बोला जाता है कि ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा कौन स्टार्ट किए, भूमि दान देने की प्रथा कौन स्टार्ट किए? तो सातवाहन। तो क्या बोला गया है? वशिष्ठी पुत्र पुलमामी जो है, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी जो है रुद्रदामन को हराए थे। और आज कालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ, कार्ले कहाँ है? कार्ले का चैत आंध्र प्रदेश में है और महाराष्ट्र में। ये देखिए कार्ले का चैत है। भिक्षु संघ जो थे कराजक नामक ग्राम दान में दिए थे। बौद्ध संघ को क्या दिए थे? आज कालकीय। और कार्ले के जो संत थे भिक्षु संघ थे उनको कराजक, कालकीय और आज कालकीय और क्या था? कराजक, 2 गांव दान में दिए थे। ये पहला बौद्ध संघ को कौन दिए थे? आज कालकीय दिए थे। और कार्ले के जो भिक्षु संघ थे उनको क्या दिए थे? कराजक गांव दान में दिए थे। ध्यान रखिए। पुराणों में इसका नाम पुलोमा सतकर्णी और टॉलमी के विवरण में सीरो पॉली देखिए पुराणों में इनका नाम वशिष्ठी पुत्र पुलमामी। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में कि वशिष्ठी पुत्र पुलमामी कौन थे? तो बौद्ध संघ को आज कालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को कराजक नामक गांव में दी। ये ग्राम का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि ये जो बौद्ध संघ और कार्ले के जो चैत्य थे भिक्षु संघ के थे उनको 2 गांव दान में दिए थे। कौन थे? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुराणों में उनका नाम क्या मिलता है? तब पुलोमा सतकर्णी। पुराण में इनका नाम क्या मिलता है? तब पुराण, पा से पुराना, पुलोमा, पा से पुलोमा भी होगा, पा से पुलोमा होगा और पा से क्या होगा? विशिष्ट पुलमामी होगा। तब विशिष्ट पुत्र पुलमावी जो कौन थे? तो पुलोमा सतकर्णी। पुराणों में क्या बोला जाता है? तब पुलोमा सतकर्णी बोला जाता है। और टॉलमी इतिहासकार हैं, सीरो पोलिमेओस के रूप में मिलता है। टॉलमी के विवरण में इनको क्या बोला जाता है? सीरो पॉलिमियोस बोला जाता है। पॉलिमियोस, सीरो पॉलिमियोस टॉलमी के विवरण में मिलता है और इनको पुलोमा सतकर्णी पुराण में बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुलोमा सतकर्णी किनको बोला जाता है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को बोला जाता है। पुलोमा से ऐसे भी याद रहेगा पुलमामी है। और सीरो पोलिमेओस किनको बोला जाता है? तो यही वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को बोला जाता है। संभवतः इसने ही नवनागा की स्थापना की थी। नवनागा एक नगर है, वो ये कौन स्थापना किए थे? तब वशिष्ठी पुत्र पुलमावी नवनागा की स्थापना यही किए थे। इसने महाराज एवं दक्षिणी पथ पथेश्वर की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख अमरावती अभिलेख में मिलता है। और इनका एक उपाधि है, वो भी ध्यान रखिएगा। अमरावती अभिलेख में, मतलब आंध्र प्रदेश के अभिलेख में एक मिलता है नाम, इनको महाराज की उपाधि धारण किए थे। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण किए थे। दक्षिणा पथेश्वर और महाराज की उपाधि धारण किए थे, ये याद रखिएगा। और इनके सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज, जैसे जहाज ऐसे है तो एक तरफ ये 2 पतवारों वाला जहाज का चित्रण नौसेना शक्ति के प्राप्त विकास का ये प्रमाण मिलता है। इनके मतलब शासन के टाइम में 2 पतवार मतलब 2 पंख जो 2 तरफ से चलाया जाता था, 2 पतवारों वाला जहाज का चित्र का नौसेना प्रमाण मिलता है। और इससे ज्ञात होता है कि ये नौसेना में भी क्या थे? शक्तिशाली थे। तो 2 पतवारों वाला जहाज किन में मिलता है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी में मिलता है। कब से कब तक थे? विशिष्ट थे तो 130 से 154 तक। लास्ट यक्षश्री सतकर्णी, यक्षश्री सातवाहन का अंतिम शासक थे। कब तक? तो 165 से 194 तक अंतिम शासक। अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। अंतिम शासक नहीं, इनके बाद संभवतः समाप्त माना जाता था। तो महत्वपूर्ण शासक थे। कब से कब तक? तो 165 से 194 ईस्वी तक। ईस्वी होगा। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र होते थे, जो इनकी जल यात्रा व्यापार के प्रेम को दर्शाता है। मतलब इनके सिक्के पर जहाज, अभी इनके पहले तो पढ़े कि विशिष्ट पुत्र पुलमावी जो थे वो 2 पतवार जहाज का प्रयोग करते थे, लेकिन ये अपना सिक्कों पर जहाज को छपवा दिए थे। और इनको सिक्कों पर से पता चलता है कि क्या थे? ये नौसेना प्रेमी थे, जहाज प्रेमी थे। तो यक्षश्री सतकर्णी कौन थे? तो
इनके सिक्के पर जहाज का चित्र मिला है। इससे पता चलता है कि ये भी नौसेना में परिपूर्ण थे और इनके मतलब नौसेना से या जहाज से भी प्रेम था। उनके सिक्कों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए। इनको सिक्कों कहाँ कहाँ मिला है? जहाँ इनके सिक्के पर क्या थे? जहाज थे, नौसेना का चित्र था, वो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी थोड़ा बढ़ गए थे और आगे मध्य प्रदेश में भी थे। उसके बाद कार्ले का चैत्य अमरावती स्तूप का विकास सातवाहनों में हुआ था। कार्ले का चैत्य है और अमरावती स्तूप, ये ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। कार्ले का चैत्य अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो सातवाहन वंश के काल में हुआ था। और जो प्रश्नावली पूछे तो याज्ञश्री सतकर्णी, याद रखिए, 165 से 194 ईस्वी तक, ध्यान से। अब हम लोग, ये था पूरे सातवाहन वंश की स्टोरी। महान इंपॉर्टेंट शासक जान लिए और इनके जो व्यक्तिगत परिचय था वो जान लिए। अब हम जानते हैं कि इनका राजनीतिक क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक और धार्मिक पद्धति क्या थी सातवाहनों वंश का। इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश का प्रशासनिक व्यवस्था मतलब प्रशासन कैसा था? जब वो पूर्व से